चलो शुरू करते हैं अपन। ठीक है। तो 9 आज की करंट अफेयर्स में ये है। पहला तो है कि इसरो ने भारत में मीथेन उत्सर्जन की अंतरिक्ष से निगरानी विषय पर एक अध्ययन प्रकाशित किया है। तो भारत में मीथेन उत्सर्जन की अंतरिक्ष से निगरानी, तो मीथेन का उत्सर्जन से रिलेटेड कुछ है, तो ये इसरो ने किया है। यह अध्ययन उपग्रह डेटा का उपयोग करके संपन्न किया गया है। इसके तहत अधीन अधिक मीथेन उत्सर्जन करने वाले क्षेत्रों, मतलब कहां पर सबसे ज्यादा मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है, ये है। ये भारत में अपनी तरह का पहला प्रयास है, तो ऐसा भारत ने पहली बार किया है। अध्ययन के लिए नासा के अर्थ सरफेस मिनरल डस्ट इन्वेस्टिगेशन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सेंटिनल 5P ट्रोपोमी के प्राप्त डेटा का उपयोग किया गया है। तो इसने नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ये दो इनका भी यूज किया है। तो इसने क्या क्या बोला है कि भारत के अलग अलग शहरी क्षेत्र केंद्रों में मिथेन पॉइंट सोर्सेस में वृद्धि का पता चला है। तो अलग अलग शहरी केंद्रों में मिथेन पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्सेस से मतलब क्या है कि किसी स्थानीय क्षेत्र में अधिक मिथेन उत्सर्जन करने वाली गतिविधि या जगह। तो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मिथेन उत्सर्जन करने वाली गतिविधि हो रही है। भारत में कुल कार्बन उत्सर्जन में से 14.43% मिथेन के कारण होता है, मतलब एक मेजर प्रोड्यूसर है, लगभग 14.43%। सेंट्रल मुंबई में एक सीवेज आउटलेट, अहमदाबाद का पिराना लैंडफिल और सूरत का खजोज लैंडफिल भारत में तीन सबसे गंभीर मिथेन उत्सर्जन। तो ये मतलब है ना, इनकी मैपिंग भी इंपॉर्टेंट हो गई। तो सेंट्रल मुंबई में एक सीवेज आउटलेट है, अहमदाबाद का पिराना लैंडफिल और सूरत का खजोद लैंडफिल, ये तीन जगह है जहां पर सबसे ज्यादा मिथेन का उत्सर्जन होता है। तो अब मिथेन क्या होती है, तो मिथेन का फॉर्मूला होता है CH4, एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। पहली बात तो ये याद रखना कि ग्रीन हाउस गैस है। 100 साल के समय पैमाने पर CO2 की तुलना में मिथेन से 28 गुना ग्लोबल वार्मिंग करने की क्षमता है। मतलब अगर क्या बोलते हैं, ये 28 गुना ज्यादा कर पाएगी, CO2 से 28 गुना ज्यादा। ये CO2 के बाद जलवायु परिवर्तन में दूसरी सर्वाधिक योगदान करने वाली गैस है। तो सबसे ज्यादा योगदान तो CO2 ही करती है, लेकिन उसके बाद में जो दूसरी सर्वाधिक योगदान करने वाली गैस कौन सी है, तो वो मिथेन है। ठीक है। और ये याद रखना कि ये CO2 से ज्यादा क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग करती है। लेकिन मिथेन अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है, तो ये अल्पकालिक है। इसका अर्थ है कि वायुमंडल में कम समय तक रहती है, लेकिन इसका ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव अधिक तक रहता है। रहेगी कम लेकिन ज्यादा इफेक्ट डालेगी। वायुमंडल पर अधिक तात्कालिक और गंभीर तापमान प्रभाव इससे पड़ता है। ये रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा शोभ मंडलीय, मतलब जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है, नामक हानिकारक वायु प्रदूषक गैस के उत्पन्न होने में भी, जो O3, मतलब एक तो क्या बोलते हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में होती है वो तो गुड ओजोन होती है, लेकिन जो क्या बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर में होती है जो O3 बनता है, तो उसके योगदान में भी CH4 का योगदान होता है, मतलब मिथेन का योगदान होता है। मिथेन उत्सर्जन के स्रोत क्या क्या है, अगर इस पर हम देखें, एक तो ठोस अपशिष्ट, मतलब जो भी मानव जनित मिथेन उत्सर्जन के जो भी हम ठोस अपशिष्ट जो भी डालते हैं, जीवाश्म ईंधन हो गए जिसमें प्राकृतिक गैस तेल, ठीक है, ये सारे हो गए। कृषि कार्य में जो क्या बोलते हैं हम चावल की खेती वगैरह ही करते हैं, आर्द्र भूमियां, वस्त्र उद्योग, ये सारे भी करते हैं। इधर क्या है, अब मिथेन उत्सर्जन के लिए क्या क्या हमने पहले किया, तो एक तो किया हम लोगों ने वैश्विक पहल में UNEP, वैश्विक मिथेन पहल। ये पहल निकट अवधि में लागत प्रभावी तरीके से मिथेन उत्सर्जन में कमी को बढ़ावा दे रही है। तो वैश्विक मिथेन पहल एक तो UNEP ने करी है। ग्लोबल मिथेन प्लेज, इसके तहत 2030 तक मिथेन उत्सर्जन में 2020 के स्तर में से कम 30%, ये याद रखना एक तो कि किसके स्तर से, 2020 के स्तर से कितनी कटौती, 30% की कटौती, लेकिन भारत ने इस पर साइन नहीं किया है। तो ग्लोबल मिथेन प्लेज 2030 तक हमें कितना, 2020 के स्तर से लगभग 30% की कटौती करनी है, लेकिन भारत ने इसको नहीं अपनाया है। अब भारत की पहले देख लेते हैं, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, गोवर्धन योजना, ये गोवर्धन योजना, तो इसमें क्या बोलते हैं अपशिष्ट को संसाधनों में बदलने और मिथेन उत्सर्जन को कमी लाने के लिए शुरू की गई है। तो ये गोबर की फुल फॉर्म भी याद रख लेना, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। ठीक है। और राष्ट्रीय बायोगैस और खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम, तो ये भी क्या बोलते हैं इसके लिए शुरू किया गया है। तो अगर इन सिंपल कि क्या बोलते हैं हमारे इसरो ने भारत में मिथेन उत्सर्जन के लिए किया था, और इसमें क्या बोलते हैं बताया कि भाई कुछ जगह हॉट स्पॉट है, जिसमें क्या बोलते हैं अहमदाबाद का पिराना लैंडफिल हो गया, सूरत का खजोद लैंडफिल हो गया, सेंट्रल मुंबई का सीवेज आउटलेट हो गया। मिथेन की बात करें तो ग्रीन हाउस गैस है, CO2 से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है, और दूसरी सर्वाधिक क्या बोलते हैं जलवायु क्लाइमेट चेंज में योगदान करने वाली गैस है। अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है, रहेगी कम समय तक लेकिन प्रभाव ज्यादा टाइम तक रहेगा। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में भी योगदान देती है। और वैश्विक पहल में एक ग्लोबल मिथेन प्लेज जरूर याद रखना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और 2020 के स्तर से 2030 तक हमें 30% की कटौती करनी है। गोवर्धन योजना हमने इंडिया ने चलाई। अगला देखते हैं, अगली खबर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक पक्षीय आदेश
पारित करने की प्रवृत्ति की आलोचना की है। तो एनजीटी ने क्या कर दिया भाई साहब, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो एनजीटी ने स्वतः संज्ञान, इसको सुओ मोटो बोलते हैं, मतलब खुद से ही वो अगर ले लेते हैं संज्ञान, कार्यवाही के तहत एक पक्षीय आदेश पारित कर अपीलकर्ताओं को मुआवजे के भुगतान का निर्देश दिया था। तो एनजीटी ने क्या किया था, खुद से ही संज्ञान लिया और एक पक्षीय मतलब मुआवजे का भुगतान का अधिकार दे दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो एक इस आदेश के खिलाफ सुनवाई कर रही थी, तो उन्होंने बोला है कि एक पक्षीय आदेश वो आदेश होता है जो दूसरे पक्ष का जवाब सुने बगैर पारित कर दिया जाए, मतलब दूसरे वाले की सुनी नहीं, भाई तुम सीधा सीधा क्या बोलते हैं, मुआवजा दो, कोई मतलब नहीं है। तो एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा है, बार बार एक तरफा निर्णय लेने, आदेश पारित करने के बाद उसकी समीक्षा हेतु अपील की सुनवाई करने और फिर उस अपील को खारिज करने की परिपाटी सी बन गई है कि भाई क्या बोलते हैं, एक तरफा निर्णय लेते हैं, जो आदेश पारित करते हैं उसकी सुनवाई नुनवाई सी करते नहीं है। किसी सत्ती के लिए भारी जुर्माना लगाना पर्यावरण सुरक्षा के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। किसी सत्ती के लिए भारी जुर्माना लगाना मतलब कोई भी सती हुई तो उसके लिए भारी जुर्माना लगा दिया, लेकिन उसमें पर्यावरण तो हो गया ना नुकसान, तो इससे क्या ही होगा। ट्रिब्यूनल को न्याय और उचित प्रक्रिया के बीच सामंजस्य स्थापित प्रक्रिया के स्तर पर सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करनी चाहिए। अब ये तो मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए एनजीटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण क्या होता है, तो एक तो ये 2010 के तहत बनाया, तो वैधानिक निकाय हो गया, स्ट्यूटरी बॉडी हो गया, ठीक है। पर्यावरण के विवादों से जुड़े मुद्दों के लिए निपटान के लिए बनाया गया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आदेश पर यह निर्णय देता है, और इसको ये सिविल प्रक्रिया 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों से बंधा हुआ नहीं है। इसकी संरचना क्या है, तो इसकी स्ट्रक्चर में एक तो अध्यक्ष होता है जो एनजीटी की प्रधान पीठ में बैठता है, ठीक है। कम से कम 10 और अधिकतम 20 न्यायिक सदस्य और कम से कम 10 और अधिकतम 20 विशेषज्ञ सदस्य। तो ये ध्यान रख लेना, एनजीटी का अधिनियम कौन सा था, 2010 का था, ठीक है। उसके बाद में ये कौन कौन से क्या बोलते हैं, एनजीटी का क्षेत्र अधिकार निम्नलिखित अधिनियम की तरह सिविल, इसको सिविल मामलों की शक्तियां प्राप्त है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। सिविल कोर्ट की इसको पावर्स प्राप्त है। तो एक तो जल प्रदूषण वाला एक्ट हो गया, ठीक है, जितने दोनों जल प्रदूषण वाले एक्ट हो गए ना, वन संरक्षण 1980 वाला, वायु प्रदूषण 1981 वाला, पर्यावरण वाला 1986, जैव विविधता 2002 और लोक दायित्व बीमा अधिनियम, ये ध्यान रख लेना, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है इसमें, ठीक है। चलिए तो आगे अगली न्यूज पे चलते हैं हम लोग। स्मार्ट सिटी मिशन, तो जो स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था, तो इसका मूल्यांकन किया गया है अभी कि भाई इसमें क्या क्या हमें मिला और क्या क्या नहीं मिला। तो अगर इसके मूल्यांकन की बात करें, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये रिपोर्ट तो मेंस में कहीं काम आ जाएगी, लेकिन ये मिशन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। तो पहली बात तो ये आवासन और शहरी मंत्रालयों ने संसदीय स्थायी समिति ने प्रस्तुत की है, और इसमें क्या बोलते हैं, जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके बारे में बताया कि भाई इसकी समस्या क्या थी, चुनौतियां क्या है, ये सारी चीजें। तो एक तो परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन, रिपोर्ट में समिति ने इससे संबंधित विविध समस्याओं का उल्लेख किया है कि क्या क्या समस्याएं, कि परियोजना में बार बार बदलाव करना, उन्हें बीच में ही बंद कर देना, पर्याप्त वित्त का अभाव होना, परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अलग अलग शहरों की प्रगति में असमानता होना, एकीकृत निगरानी तंत्र का अभाव होना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। गवर्नेंस और क्षमता में भी कि इनके सीईओ का स्थानांतरण बार बार कर दिया गया, गवर्नेंस संरचना पर ध्यान नहीं गया, निगरानी क्षमता का अभाव, जनप्रतिनिधियों के साथ पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया, ठीक है, ऐसी बहुत सारी। अब इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की, ये कहीं भी लिख लेना। ग्रीनफील्ड विकास के लिए मास्टर प्लान की अगुवाई केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा करी जाए। स्मार्ट शहरों के स्पेशल पर्पज व्हीकल्स के सीईओ के लिए एक निश्चित कार्यकाल का प्रावधान करना चाहिए, ठीक है, और मतलब उनको बार बार ट्रांसफर नहीं किया जाए। थर्ड पार्टी मूल्यांकन, तो ये सारी चीजें इसमें की है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट सिटी मिशन कब लॉन्च किया गया था, इसको 2015 में। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आवासन और शहरी मंत्रालय इसका क्या है, रूरल मिनिस्ट्री है। ऐसे शहरों को बढ़ावा देना जो मुख्य अवसंरचना तथा स्वच्छ और सतत वातावरण प्रदान करते हैं, मतलब जो शहरों में बढ़िया से रखना, स्मार्ट बनाना उन्हें, कहने का मतलब है। और इसमें 100 शहरों का चयन किया गया था, ठीक है, 100 सिटीज का इसमें चयन किया गया था, ये भी ध्यान रख लेना। चलो तो इसमें तो वही स्मार्ट सिटी मिशन ही काम का है, बाकी काम के नहीं है। चलो अगली न्यूज है हमारी, वार्षिक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA वे फॉरवर्ड रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो ये क्या है भाई, कि नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट, तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ है। इस रिपोर्ट को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जारी किया है, ठीक है, ठीक है। यह रिपोर्ट ई सेवा वितरण को बढ़ावा देने की दिशा में पहल को, भाई ई सेवा ई सर्विस कैसी हो रही है। ई सेवा वितरण से क्या तात्पर्य है, कि ई सेवा वितरण में इलेक्ट्रॉनिक मोड में सार्वजनिक और अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरने में आ गए, लाइसेंस ऑनलाइन जारी कर देना, तो जितने भी ऑनलाइन काम होते हैं तो ई सर्विस उसमें आ जाएगी। इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है कि जो सभी राज्य शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा
तो जितने भी मतलब यूटी और स्टेट है उनमें जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा ई सेवाएं प्रदान की जा रही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इस रिपोर्ट का आकलन में अनिवार्य ई सेवाओं में 70% कुल अनिवार्य ई सेवाओं में से, मतलब जितनी ई सेवाएं मानी जाती है उनमें से 76% सेवाएं तो दी ही जा रही है। ठीक है, जबकि 2019 में सिर्फ 48% थी और 2021 में 59%, 69% थी। तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब ई सेवाएं पहले 2019 में तो 48 ही, तो हम ये कहीं भी यूज कर सकते हैं कि मतलब ई गवर्नेंस में कि भाई ये बढ़ रहा है, जिसमें से जम्मू कश्मीर, केरल, असम, ओडिशा ये तो अपनी 100% सेवाएं दे रहे हैं, वो भी एकल एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल इन्होंने बनाया है। और पर्यटन क्षेत्र में 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 23 में सभी अनिवार्य ई सेवाएं, तो जो पर्यटन क्षेत्र होता है, टूरिज्म क्षेत्र, वहां पर तो सभी दे रहे हैं ई सेवा। अब ई सेवा का क्या महत्व है भाई, ये पूरा मेंस के लिए है, नागरिकों के लिए होता है। एक तो नागरिकों का सशक्तिकरण होगा। ठीक है, इसके अलावा बिचौलियों को हटाकर सेवाओं तक बेहतर पहुंच संभव हो पाएगी। तथ्य आधारित डेटा संचालित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। लाभार्थियों को शामिल छूट जाने से संबंधित त्रुटियों को कम करने में संसाधन मिलेगी। ठीक है, और चुनौतियां क्या है इसमें, डिजिटल विभाजन है, मानकीकरण और इंटरऑपरेबिलिटी की कमी है, नौकरशाही, और ये ऐसे तो ये तो कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, ये कुछ ई सेवाएं जो याद रख लेना, क्या पता कब प्रीलिम्स में मैचअप में पूछ ले। ई उन्नत किसका है, जम्मू कश्मीर का एकीकृत सेवा वितरण पोर्टल है। निवेश मित्र किसका है, उत्तर प्रदेश का है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। और सेवा सिंधु कर्नाटक का है, नागरिकों को घर परिसेवाएं प्रदान करना। ई उन्नत जम्मू कश्मीर, निवेश मित्र उत्तर प्रदेश, सेवा सिंधु कर्नाटक। ये सेवा सिंधु से ध्यान रखना, हम सिंधु सुनते ही इधर आएंगे नॉर्थ की साइड में, तो सेवा सिंधु कर्नाटक में, निवेश मित्र उत्तर प्रदेश में, ई उन्नत जम्मू कश्मीर में, ये ध्यान रख लेना। अब आगे अगली न्यूज कौन सी है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्य प्रणाली की समीक्षा पर संसदीय स्थायी समिति ने रिपोर्ट पेश किया। तो जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है उसके ऊपर क्या बोलते हैं, इसमें रिपोर्ट है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का उद्देश्य क्या था, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको क्या बोलते हैं, निशुल्क और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित करना, कि भाई जो भी समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको वो मिल जाए। और ये हमारा क्या बोलते हैं, जो डीपीएसपी का आर्टिकल 39A है वो भी कहता है, 39A क्या कहता है कि सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करें और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करें। तो 39A आर्टिकल भी याद रख लेना, किससे रिलेटेड है, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि समाज के जितने भी कमजोर और गरीब वर्ग हैं उनके लिए निशुल्क, ये वर्ड याद रखना, निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करें और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करें। ठीक है, उसके बाद में ये कानूनी सेवा प्रदायगी में शीर्ष संगठन के रूप में, तो यहाँ पर सेवा नालसा का गठन करता है। तो नालसा क्या है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जो इसमें सेवा प्रदायगी में जो शीर्ष पर है। ठीक है, नालसा कानूनी सहायता संबंधी नीतियों और गतिविधियों को तैयार करने में उनकी निगरानी करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति यानी कि एलएससी, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, प्रत्येक राज्य में राज्य एलएसी, तो उच्चतम न्यायालय में तो क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो विधिक सेवा समिति हो गया, और प्रत्येक राज्य में राज्य की एलएसए हो गया, और प्रत्येक उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय एलएसी, जिलों में जिला के एलएसी, तो इनका भी प्रावधान इसमें किया गया है। एलएसी की गतिविधियों में कानूनी सहायता और सलाह उपलब्ध कराना, वैकल्पिक विवाद और समाधान तंत्र को लागू करना, पीड़ितों को मुआवजा योजनाओं को लागू करना, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। अगला करते हैं हम, निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में आने वाली समस्याएं क्या है, तो जागरूकता का अभाव है। ठीक है, नालसा की सहायता और अनुदान स्थिर बना हुआ है, मतलब पैसा वैसा तो उनके पास में है ही नहीं। वकील निशुल्क सेवाएं प्रदान, वकील कहां से निशुल्क सेवाएं देंगे भाई, उनको तो चाहिए। सीमित शक्तियां हैं, प्रक्रिया की कमी है, बुनियादी ढांचा नहीं है, लोक अदालतें प्रभावी नहीं हो रही है, और पैरा लीगल वॉलंटियर्स का कम उपयोग। ठीक है, तो ये चीजें इसमें की जाती है। और ये क्या है, तो इसमें क्या क्या समिति ने सिफारिशें करी है, तो इन्होंने बोला है कि भाई कानून व्यापक मास मीडिया अभियान शुरू किया जाए, सहायता अनुदान में वृद्धि की जाए, वकीलों को पर्याप्त प्रतिपूर्ति देनी चाहिए, उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, ऐसी चीजें इसमें बोली गई है। तो ये भी मेंस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा था। अब हम आते हैं अगले न्यूज पर। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना को मंजूरी दी। तो ये जो हमारे क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही थी, उसी की एक सब योजना के रूप में कौन सी लॉन्च कर दी है, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो पहली बात तो यही है कि ये क्या बोलते हैं, एक जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी, ये केंद्रीय क्षेत्र की एक उप योजना थी। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2020 में।
किसके लिए? मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय ने की थी। तो 2020 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पूरा एक मंत्रालय इसने की थी। तो क्यों की थी? कि भाई भारत में मत्स्य के क्षेत्र को बढ़ाया जाए, नीली क्रांति लाई जाए, इसके लिए। और इसके दो घटक थे, एक केंद्र प्रायोजित और एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, इसमें दोनों पार्ट थे। तो अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, तो वित्त वर्ष 2023-24 से क्या बोलते हैं 2026-27 के बीच के लिए लाई गई है। ठीक है, और इसमें कुल 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और कुल परिव्यय का 50% सार्वजनिक वित्त के माध्यम से पर्याप्त होगा। विश्व बैंक और फ्रांस के, ये ध्यान रखना इसमें कि एक तो विश्व बैंक और फ्रांस के एजेंट फ्रांसेस डे डेवलपमेंट, एएफडी का योगदान इसमें शामिल है। तो ये इंडिया अकेला नहीं करेगा, इसमें विश्व बैंक और फ्रांस का पार्ट है। इसमें योजना के लाभार्थी कौन होंगे? तो मछुआरे, मत्स्य जलीय कृषि, ठीक है, किसान, तो वो तो सारे होंगे सही। सीमित सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, तो ये होंगे। इसके घटक क्या क्या होंगे? मत्स्यिकी क्षेत्र को औपचारिक गतिविधि बनाना, ठीक है, राष्ट्रीय मत्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा एक, ये ध्यान रख लेना। तो राष्ट्रीय मत्स्यिकी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जलीय कृषि को, बीमा को अपनाने में मदद करेगा, ठीक है, और मूल्य श्रृंखला में बढ़ाएगा, गुणवत्ता बढ़ाएगा, परियोजना बढ़ाएगा। ऐसी फालतू की बातें इसमें बहुत सारी है, करते तो कुछ भी नहीं है। चलिए, मत्स्यिकी क्षेत्र से संबंधित अन्य छुट्टियां, तो भाई क्या बोलते हैं फिशरीज सेक्टर में और क्या हो रहा है? तो मत्स्य पालन और जलीय, एक ये बनाया गया है, मतलब ये पहले से था। तो मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास पर नया निर्णय क्या आया है कि केंद्रीय मंत्रालय ने एफआईडीएफ, मतलब कि मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना कोर्स के लिए को 3 वर्षों के लिए 2025-26 तक बढ़ा दिया है। तो कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए बढ़ा दिया है। 2018-19 में शुरू किया था, ठीक है, और अब इसको 3 वर्षों मतलब 2025-26 तक कर दिया है। ठीक है, और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड इसकी नोडल एजेंसी है। तो इसकी नोडल एजेंसी कौन है? हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। ये भी ध्यान रख लेना, कोई सा स्टेट पीसीएस पूछेगा पता नहीं है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? हैदराबाद। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास बैंक निगम एनसीडीसी तथा सभी अनुसूचित बैंक ऋण देने वाले नोडल संस्थान है। तो इसमें जो भी शेड्यूल बैंक है, ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसके अलावा नाबार्ड है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, ये सब इसमें लोन देंगे। किसमें? ये जो है क्या बोलते हैं मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। इसमें ये ध्यान रख लेना कि भाई ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना शुरू की गई है, किसके अंडर में की गई है? ये तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, और 50% इसमें क्या बोलते हैं ये विश्व बैंक और फ्रांस वाला देगा। अब हम ये छोटे छोटे न्यूज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देखते हैं की फैक्ट स्टेटमेंट। तो की फैक्ट स्टेटमेंट क्या होता है? एक टर्म है, ये इंपोर्टेंट ही होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी विनियमित संस्थाएं खुदरा और एमएसएमई उधारकर्ताओं तो केएफएस प्रदान करें। तो ये तो न्यूज हो गई कि भाई रिजर्व बैंक ने बोला है कि जो भी खुदरा और एमएसएमई के रिटेलर्स हैं और एमएसएमई उधारकर्ता है उनको केएफसी दें। तो केएफसी क्या होता है? तो केएफसी एक दस्तावेज है जो ऋण देने की शर्तों का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करता है कि भाई हमने क्या क्या कंडीशंस उसमें थी। इसमें सरल और समझने में आसान प्रारूप में ऋण समझौतों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। ये ऋण देने में पारदर्शिता बढ़ाता है और ग्राहकों को सावधानी से निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। तो की फैक्ट स्टेटमेंट क्या है? की फैक्ट स्टेटमेंट सीधा सा है कि भाई जो एमएसएमई के या रिटेलर्स जो भी लोन ले रहे हैं तो उनको सीधा सीधा सा बताया जाए कि भाई ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है और ऐसे ऐसे हम क्या बोलते हैं आपको इतना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतने तरीके से आपकी किस्तें होंगी, ये सारी चीजें वो बताए। अच्छी टर्म है, क्या पता कब पूछ ले। नेचुरल गैस फ्लेयर। तो नेचुरल गैस फ्लेयर क्या होती है? तो हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में एकत्र किए गए नेचुरल गैस फ्लेयर नमूनों से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन अनुमानों में अधिक भिन्नता का पता चला है। तो एनजीएफ के बारे में पढ़ते हैं, ये तो न्यूज तो कोई काम की नहीं है कि एनजीएफ के अंतर्गत तेल उत्पादन के दौरान प्राकृतिक गैस को नियंत्रित रूप से जला दिया जाता है। कि जब तेल उत्पादन के दौरान प्राकृतिक गैस को नियंत्रित रूप से जला दिया जाता है और इसको जलाने से हाइड्रोकार्बन जो होती है वो वस्तुतः CO2 और जल में बदल जाती है। तो हाइड्रोकार्बन जो होती है वो CO2 और जल में बदल जाएगी और इस प्रक्रिया से जलवायु पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही प्राकृतिक गैस से सुरक्षा चिंताएं भी कम हो जाती है। हालांकि इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड या NOx भी उत्पन्न हो सकती है, मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इससे उत्पन्न हो सकती है। और NOx में नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी अत्यधिक अभिक्रियाशील गैसें होती है। इन गैसों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो भाई ये तो चाह रहे थे कि हम क्या बोलते हैं इसे जला लें कि जिससे CO2 और जल में बदल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, मतलब इससे NOx भी निकल रही है। 2015 में विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र ने जीरो रूटीन फेयरिंग बॉय 2030 पहल की शुरुआत करी थी।
तो ये ध्यान रख लेना नेचुरल गैस फ्लेयर क्या होता है। तो अगला हम देखते हैं पीएमएफबीवाई के तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3 नई पहलें, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसमें 3 नई पहल और की गई है। तो फसल बुआई से लेकर कटाई तक की फसल बीमा कवरेज का ये प्रदान करती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसमें 3 नई चीजें क्या की गई है, एक तो कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन बनाई गई है, कृषि रक्षक और पोर्टल और हेल्पलाइन। तो इसमें क्या बोलते हैं, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन बनाई गई है। इसके तहत अलग अलग भाषाओं में ये दिया जाएगा, तो समझ में आ रहा है, हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की इसमें शुरुआत की गई है। ये क्या करेगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम करेगा फसल बीमा और कृषि ऋण में दक्षता बढ़ाने हेतु हितधारकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई है। तो भाई कृषि ऋण में दक्षता बढ़ाई जाएगी, तो ये सिखाएगा। और सारथी पोर्टल, अब ये ऐसे पूछ लेगा वो सारथी पोर्टल किस योजना के तहत जो लॉन्च किया गया है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ग्रामीण और किसान परिवारों के लिए स्वास्थ्य, जीवन, आवास, दुकान, कृषि उपकरण, मोटर और पैरामीट्रिक उत्पादों से संबंधित बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। तो इसे स्वास्थ्य, जीवन, दुकान, इन सबके लिए इसमें किया जाएगा। सारथी यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया एक डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म है। तो सारथी एक तरीके से बीमा का ही प्लेटफॉर्म है और यूएनडीपी इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया है। और किसके अंडर में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर में। तो 3 कही गई है, एक तो हेल्पलाइन, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और एक सारथी पोर्टल। अब आते हैं किलकारी कार्यक्रम। किलकारी से समझ में आ रहा है कि भाई छोटे बच्चों से या क्या बोलते हैं मदर से रिलेटेड कुछ होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने गुजरात और महाराष्ट्र में लाभार्थियों के लिए स्थानीय कंटेंट में किलकारी कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये किया है, तो किलकारी कार्यक्रम क्या है, तो एक केंद्रीकृत इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है। तो भाई ये मोबाइल आधारित सेवा है, केंद्रीकृत इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तो करेगा। इसमें गर्भावस्था की जो दूसरी तिमाही से लेकर के बच्चे के 1 वर्ष तक होने तक गर्भावस्था, प्रसव, देखभाल, साप्ताहिक व समय उपयुक्त 72 ऑडियो संदेश सीधे परिवारों के मोबाइल पर भेजे जाते हैं। एक तो ये ध्यान रख लेना गुजरात और महाराष्ट्र के लाभार्थियों के लिए किया गया है। कौन सा कार्यक्रम है, किलकारी। इसमें केंद्रीकृत इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। अब ये ध्यान रखना इसमें वीडियो आ जाएगा, तो वीडियो नहीं है इसमें ओनली ऑडियो संदेश भेजे जाएंगे, ठीक है। और कब से, जो गर्भावस्था की दूसरी तिमाही होगी, मतलब कि 3 महीने से लेकर के फिर जब बच्चा 1 साल का हो जाएगा तब तक के लिए, ठीक है। अगला आते हैं अब्राइटस उल्कापिंड। तो ओब्राइट्स उल्कापिंड या आब्राइट्स उल्कापिंड क्या है, तो हाल ही में क्षुद्र ग्रह 2024 BX1 से खंडित हुए उल्कापिंडों का अध्ययन किया गया है और इनसे पता चला है कि ये टुकड़े ओब्राइट्स उल्कापिंड का हिस्सा है, ठीक है। अब ये उल्का क्या होती है, जो पृथ्वी पर गिरती है ना, उसे उल्कापिंड कहा जाता है। कि जो मीटियोर अर्थ पर गिर गया उसको उल्कापिंड कह दिया। ओब्राइट्स उल्कापिंड क्या है, कि इस दुर्गम उल्कापिंड की उत्पत्ति सौर मंडल में छोटे आकार के हो गए मूल पिंड से हुई है। इसका नाम उस उल्कापिंड के नाम पर रखा गया है जो 1836 में फ्रांस के ओब्रेस के पास गिरा था। अब ये ओब्रेस याद रख लेना, ओब्रेस कहां पर है, फ्रांस में है। ऐसी लोकेशन पता नहीं यूपीएससी कहां से पूछेगा। ये छोटे छोटे दाने वाली आग्नेय चट्टाने, कौन सी चट्टाने, आग्नेय। इनका निर्माण चरम रिड्यूसिंग परिस्थितियों में यानी मुक्त ऑक्सीजन की बहुत कम मौजूद, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना। अब ओब्राइट्स उल्कापिंड है एक ना। चलो कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हमें शुरू करना ही है। तेलंगाना राज्य वन्यजीव बोर्ड ने ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और कंवल टाइगर रिजर्व के बीच गलियारा क्षेत्र को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में मान्यता दी है। तो ये 2 टाइगर रिजर्व है, कहां पर है, तेलंगाना में। ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और कंवल टाइगर रिजर्व, इनके बीच में जो गलियारा होगा ना उसको कंजर्वेशन रिजर्व। SBWL की स्थापना, अब ये क्या बोलते हैं, तेलंगाना राज्य वन्यजीव बोर्ड, हर एक राज्य का अपना अपना वन्यजीव बना होगा, तो उसकी स्थापना किसके तहत की जाती है, वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, राज्य के मुख्यमंत्री या तथा केंद्र शासित प्रदेश के मामले में वहां के प्रशासक। तो अगर राज्य है तो मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां का जो भी प्रशासक होगा। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं, तो इनको याद रखना, वन्य जीव वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र किया गया था, और वो भी कब, 2002 में। अच्छा मैं आज ही पढ़ रहा था, थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में, ठीक है। देखो हमारे इसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई है जनरली। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 4 कैटेगरीज है, जिसमें एक तो नेशनल पार्क है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, और एक क्या बोलते हैं, ये हमने कंजर्वेशन रिजर्व देख लिया, और एक कम्युनिटी रिजर्व होता है। तो जो कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व है ना, उनको 1972 के एक्ट के तहत ही किया गया है, लेकिन उनको 2002 में जोड़ा गया था। जबकि जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इनको 1972 में ही क्या बोलते हैं, संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया गया था। तो इनको 2002 में घोषित किया गया था।
ये क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्य और संरक्षित चारों ओर का जो बफर जोन होता है, मतलब गलियारे के रूप में काम करता है, और इसकी स्थापना की अधिसूचना राज्य सरकार जारी करती है, और इसके लिए वो केंद्र सरकार स्थानीय समुदायों से परामर्श करती है, और इसका प्रशासन केंद्र कंजर्वेशन रिजर्व प्रबंधन समिति की मदद से किया जाता है। आगे चलते हैं हम, 2 न्यूज और बच रही है। विदेश में प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को सहायता, तो जो भी विदेश में भाग लेंगे तो उनके लिए क्या सहायता, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने यह शुरू किया है कि भाई जो भी विदेश में प्रतियोगिता में भाग लेगा उसको हम कुछ सहायता देंगे। उद्देश्य क्या है कि जो भी छात्र तकनीकी शिक्षा में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु सक्षम बनना है, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय, इसका उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक कार्यक्रमों से जुड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए न्यूनतम 2 से 10 बैचलर छात्रों की एक टीम को यात्रा सहायता पंजीकृत, तो सिंपल सी बात है कि भाई ऐसी टीम बनाए जो क्या बोलते हैं उसमें काम कर सके। इसकी पात्रता क्या है कि छात्रों की एक टीम जो AICTE द्वारा मंजूरी प्राप्त तकनीकी संस्थान से कोई दाखिला वकीला ले आओ, 1 लाख रुपए प्रति छात्र इसमें है, ठीक है, जो प्रतियोगिता पूरी होने के बाद दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले ही दे दी और फिर वो छात्र गया ही नहीं, ले भाई मोह मोह हो गया ना, ऐसा नहीं है। फिर एक आते हैं कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना। अब ये थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि एक तो म्यांमार के विद्रोहियों ने पलतेवा सर, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पलतेवा सर पिछली बार भी यूपीएससी ने ऐसी ऐसी लोकेशंस उठाई थी, तो पलेतवा सिटी कहां पर है, पलेतवा सिटी हो जाएगी म्यांमार में, ठीक है, और इसका KMT परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ के विद्रोहियों ने पलेतवा सिटी पर किया है, और उससे क्या बोलते हैं, KMT जो क्या बोलते हैं, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट है, इस पर इफेक्ट पड़ सकता है। ये रहा पलेटेवा, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। चलो, अब इसका उद्देश्य क्या है कि जो भारत और म्यांमार के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए जो भारत का पूर्वी बंदरगाह था कोलकाता, उससे म्यांमार के सितवे बंदरगाह को और आगे पूर्वोत्तर भारत तक कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी। और इसके 4 चरण थे कि पहला तो हम बंगाल की खाड़ी से होते कोलकाता से सितवे बंदरगाह तक, फिर सितवे से पलतेवा अंतरदेशीय कलादान नदी के माध्यम से इसमें करेंगे, फिर पलतेवा से मिजोरम में भारत म्यांमार चौकी तक, और मिजोरम से लोंग टलाई की सीमा NH55 तक। तो इस तरीके से इसको डेवलप किया गया था, ठीक है, और पूर्व तक राज्यों तक। तो एक बार इसकी लोकेशन देख लो, ये देखो, हम चाह रहे थे कि भाई हम क्या करें, ये जो कोलकाता है यहां से हम इस सितवे पोर्ट को जोड़ दें। सितवे किसका है, म्यांमार का, और कोलकाता किसका है, इंडिया का। तो यहां से दोनों पोर्ट को जोड़ दें, फिर यहां से हम जाएं पलतेवा, और पलतेवा से हम क्या बोलते हैं, इधर मिजोरम की कैपिटल आइजोल है सिंह, तो वहां तक हम इसको आराम से चले जाएं। तो इस तरीके से ये कनेक्टिविटी था। लेकिन अभी तो यहाँ का जो पलतेवा सिटी है, इसके ऊपर किसका कब्जा हो गया है, विद्रोहियों का। चलिए, आज का देश है आइसलैंड, राजधानी है इसकी रिकीविक। अब तो आइसलैंड में एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, भाई बहुत ज्वालामुखी यहाँ पर ना। पहली बात, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है, नॉर्डिक देश है ये, और नॉर्डिक कंट्रीज हम लोगों ने पढ़ रखी है, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। चलो, और इसमें यहाँ पर ग्रीनलैंड सागर है, नॉर्वेजियन सी है, अटलांटिक सी, डेनमार्क स्ट्रेट, ये सब लोग आप जानते हो। हमने ये आग्नेय चट्टानों से बना है, ये ध्यान रखना ना, आग्नेय चट्टानों से बना है। मध्य अटलांटिक कट्टर परिस्थिति है, ये भी याद होगा इसे आपको, ठीक है। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, और दूर जा रही है, मतलब यहाँ से डाइवर्जेंस हो रही है, और जियोरसा रिवर ये भी, और ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो इसी के साथ हमारा ये, इसकी लोकेशन देख लो एक बार, आइसलैंड इधर है, ये ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है, ये नॉर्वेजियन सी है, ठीक है, इरेवजिक इसकी कैपिटल हो गई, ये जर्मनी, इधर ये नॉर्वे, फिर इधर ये स्वीडन आ जाएगा, इधर फिनलैंड आ जाएगा, जो 31वां कंट्री बनाए नाटो का। तो इधर की मैपिंग आप लोगों को अब आती है, ठीक है।